भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन ये सोने की चिड़िया कैद है एक पॉवर्टी ट्रैप में। लेकिन क्यों? यही सवाल लेकर हम ऑन ग्राउंड गए और हमने 100 रुपए प्रतिदिन कमाने वालों से लेकर 1 लाख रुपए प्रतिदिन कमाने वाले बिजनेस ओनर से बात की। भारत में बिजनेस करना कितना आसान है? Maybe this was a mistake. भारत को हर साल 20 मिलियन नए जॉब्स की जरूरत है और हम 5 मिलियन नए जॉब्स जनरेट कर रहे हैं। भारत को जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है, बिजनेसेस की जरूरत है। बिजनेस आपका सब चूस लेता है। मिडिल क्लास फैमिली दे डोंट सपोर्ट। करप्शन ये अविभाज्य अंग है। क्राइम का डर, डिपार्टमेंट का डर, कस्टम का डर कि खिल्ला आपके शरीर पे लेके घूमना है। जॉब क्रिएटर का असली दर्द क्या है, चलिए समझते हैं। हमने जितने लोगों से बात की, जितने लोगों के ट्वीट्स, डीएम्स, कमेंट्स पढ़े, उसमें यही रियलाइज हुआ कि भारत में धंधा या बिजनेस शुरू करना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जितना टास्क है, जहां कभी भी स्टॉर्म्स आ सकते हैं, कभी भी अनदेखी खाई हो सकती है और इन पिटफॉल से हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस के हेडेक को कम करने का एक तरीका है कि अपने बिजनेस प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करो, खर्चे कम करो ताकि प्रॉफिट्स बढ़ें। एंड वन वे टू डू दैट इज विद द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, ओडू। आने वाले समय में वही बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे जो टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां आप आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। हर बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना, उन पर सिग्नेचर्स लेना, उनका प्रोग्रेस ट्रैक करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। ओडू के साइन एप्लीकेशन के साथ आप डॉक्यूमेंट्स को इजीली रिव्यू कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं और ऑनलाइन सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। फील्ड्स इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। यहाँ डेटा मैंडेटरी है या नहीं और कौन सा डेटा किसे फिल इन करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप मल्टीपल पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं और ये किस ऑर्डर में साइन होने चाहिए वो भी डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें रियल टाइम डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग भी है टू मेक श्योर ऑल पार्टीज साइन द डॉक्यूमेंट एंड गेट एन ओवरव्यू। ओडू पर आपका फर्स्ट ऐप होता है लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री फॉर अनलिमिटेड यूजर्स। जैसे जैसे आपके बिजनेस को जरूरत है वैसे वैसे आप एप्स को ऐड भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद जस्ट 580 रुपीज आप इन सारे एप्स का एक्सेस पा सकते हैं। एज अ बिजनेस ओनर ओडू आपको देता है अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग जो आपकी सारी जरूरतों को पूरी करता है। You can check Odoo Sign app with the link in our description. So do make sure to check it out. भारत में बिजनेस करना टफ क्यों है? The reason is time. They're all sloths? चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको एक रेस्टोरेंट चालू करना है तो भारत में फास्ट होगा या सिंगापुर में? ये टेबल देखिए, यहाँ अलग अलग लाइसेंसेस के लिए भारत में और सिंगापुर में कितना टाइम लगता है ये आप देख सकते हैं। सुनकर विश्वास नहीं होता कि फसाई के लाइसेंसेस आते आते 2 महीने भी लग सकते हैं। टाइम इज मनी। ऑफ कोर्स नए सिस्टम जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिलेटिवली भारत में सिंपलर है, विच इज कमेंडेबल, लेकिन फसाई के लाइसेंस के लिए इतना टाइम? सिंगापुर में आप 1 या 2 महीने में रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वेराज भारत में सारी प्रोसेस कंप्लीट होते होते 6 से 9 महीने लग जाएंगे। इतना कौन रुकेगा? कोई भी रास्ते के बगल में ठेला डाल देगा। रोड पे तो आप कुछ भी कर लो, पैसा देके वो चलेगा, लेकिन एक अच्छे से कैंटीन स्टार्ट करनी, आपके एक अच्छी ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक चलो लोगों को हाइजीन खाना मिले, कैंटीन बनानी, तो उसके लिए इतने सारे इश्यूज है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये बात सिर्फ खाने की नहीं, सोने में भी यही प्रॉब्लम है। जैसे हम अगर यहाँ से पार्सल करें, खाली माल भेजने के लिए 8 से 10 दिन लग जाते हैं कभी कभी। हमने एक फॉर्मेट में एक्सेल शीट सबमिट करी, फिर बोलेंगे अरे ये एक्सेल शीट तो सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, अभी पार्सल होल्ड। एक हाथ में कॉम्प्लायंसेस है, दूसरे हाथ में एचआर का प्रॉब्लम है, तीसरे हाथ में यूनियन का प्रॉब्लम है, चौथे हाथ में भाई पेमेंट का प्रॉब्लम है, 5वें हाथ में फ्रॉड का प्रॉब्लम है, छठे हाथ में पेमेंट नहीं दिया तो 2-2 साल कोर्ट से पेमेंट नहीं आते। प्रॉब्लम्स इतने हैं कि जोक लगता है और इन्हीं प्रॉब्लम से जन्म होता है जुगाड़ का। गाड़ी वाड़ी का कुछ हाँ बीएमसी तो आ रहा, रोज आता है बीएमसी वाला। बीएमसी वाले बीएमसी का गाड़ी तो अच्छा, उसका गाड़ी का टाइम रहता है, रोज गाड़ी का टाइम रहता है 6 बजे 6:15 बजे आते हैं गाड़ी, आधा घंटा रुकता है फिर चले जाता है, फिर लग जाता है घंटा, 1 घंटे बाद फिर लग जाता है पूरा। भारत में बिजनेस करना टफ क्यों है? रीजन इज करप्शन।
कभी पासपोर्ट बनवाया है? मेरे दोस्त ने पासपोर्ट बनवाने के लिए 2000 रुपए दिए, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने 3000 रुपए रिश्वत मांगी। एक एक फाइल आगे खिसकाने के लिए हर एक की हाथ की खुजली मिटानी पड़ती है। करप्शन ये अविभाज्य अंग है बिजनेस का, ये आप मान के चलिए। कोई मिला था मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने बोला क्या साहब इतना पैसा आप लोग लेते हो, अच्छा नहीं लगता ना? बोले हमको आगे भी बांटना पड़ता है। ये उन्होंने कहा था, मैंने सुना, जो मैंने आपको बताया। रूल्स पुराने हैं, रूल्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, रूल्स ऐसे ही बनाए गए हैं कि आपको समझ ही ना आए। और बाबू तो बैठे ही हैं राह देखते हुए कि कब आप कोई गलती कर दें और कैसे आपसे आप ही की गलती छुपाने के लिए रिश्वत ली जाए। करप्शन का अगर सबसे बड़ा कॉज यह है तो पॉलिसी है। पॉलिसी को भी समय के हिसाब से बदलना चाहिए और सरकार ने उस पर ध्यान देकर बदलवाना चाहिए। वो बदलने से वो थोड़ी ईज हो जाएगी तो लोगों को बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिस्टम ही ऐसे बना है कि इट वेट्स फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक rather than telling you what to do। भारत में बिजनेस करना टफ क्यों है? रीजन है उधारी। आपने आपके आसपास के दुकानों में ये साइन देखा होगा, यहाँ उधारी बंद है। ये सिर्फ छोटे मोटे दुकानों में ही नहीं बल्कि बिजनेसेस में भी होता है। लोग उधारी के पैसे चुकाते ही नहीं, बिल्स टाइम पर पे नहीं करते। ये हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट कहता है कि 10.7 लाख करोड़ पेंडिंग है जो बड़े कंपनीज छोटे कंपनीज को ओ करते हैं। इवन दो ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs को 45 डेज में पेमेंट मिलना चाहिए, फिर भी प्रैक्टिकली ये फॉलो नहीं होता। रूल ही रह जाता है। भारत में बिजनेस करना टफ है क्योंकि अच्छे लोग मिलना टफ है। एक तरफ भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ अच्छे एम्प्लॉइज की कमी है। ये कैसे पॉसिबल है? लेबर का बहुत शॉर्टेज है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है, मुझे यहाँ बैठ के मुझे कभी नहीं दिखा। यहाँ पे कोई भी गाले में देखो अभी भी रिक्वायरमेंट होगी। पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ये सबसे बड़ी दुखती नस है। मशीन तो पैसा ला के लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करेंगे, काम कौन करेगा? भारत में बिजनेस टफ है क्योंकि एनकरेज करने वाला कोई नहीं। We are running as a traditional family where 9 to 5 job is where you are safe and secure and your future is very safe and secure. Taking a risk in an Indian middle class family, your family won't be supportive unless and until they see a good result or money. Middle class family, they don't support. They'll be like, oh, you are struggling, oh, you are in loss, I think you should stop, it was a wrong decision. You are facing problem is because of you. दर्द जो पेन जो स्ट्रगल जो आप जो डे टू डे आप फेस कर रहे हो वो आपको ही पता है। आप अपने फैमिली वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही कोई आपको बता सकता है, ना कोई किसी से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके प्रॉब्लम समझे। जो प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जिनके पास अच्छे आइडियाज, अच्छा प्लान, अच्छी टीम है, क्या उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता? हांगकांग में एक SME फंड है, वो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट को आपने जो पैसा खर्चा किया आधा पैसा वापस दे देते हैं। इजी टू अप्लाई। उनका एक बर्ड फंड है, बर्ड फंड में 7 करोड़ रुपया अलॉटेड है। 7 करोड़ रुपया। आप वहां पे आइए, बिजनेस कीजिए, बिजनेस ग्रो करिए, गवर्नमेंट आपको आधा पैसा दे देगी। और सर हमें मिला है, मैं एज ए रेजिडेंट इंडियन हूँ, फिर भी मेरी हांगकांग में कंपनी है जो मेरी लीगल सब्सिडरी है इंडिया की, और वो सब्सिडरी से भी वहां की सब्सिडरी होने के बावजूद भी हमें SME फंड मिला है सर। क्यों ना भारत में भी ऐसे कुछ हो? ये भारत की नई पावर बन सकती है। हर मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो लगती है, लेकिन देश में ऐसे काफी कम शहर हैं जहां पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देश को डेवलप करना है तो पावर इज की, बट पावर कंपनियां ही स्ट्रगल कर रही हैं। उन्हें काम करने के लिए फंड्स कहां से आएंगे अगर लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं चुकाएंगे? ये डेटा देखिए, यूपी में 1 करोड़ लोग बिजली के बिल्स भरते ही नहीं है। डीमोनेटाइजेशन में सबने सफर किया सिवाय इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा था कि पुराने नोट से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऑफ कर सकते हैं। जिन लोगों ने सालों के लिए बिजली के बिल्स नहीं भरे थे, वो अब जाकर पूरे के पूरे अकाउंट सेटल करने लगे। यानी सोचिए, पैसे होने के बावजूद किस हद तक लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल ही पे नहीं करते। भारत में बिजनेस करना मुश्किल है क्योंकि भारत में बिजनेस करना महंगा है। इनफैक्ट जब हम स्टूडियो के लिए जगह ढूंढ रहे थे तब एक पॉपुलर कोवर्किंग स्पेस के रेट्स 33,000 प्लस GST पर सीट का था, which is insane. As I come from a middle class family, I didn't have that much capital with me. I had an investor who raised me and helped me to start the business. It's actually very tough. You can
you need to have a good credit. And it's been 2.5 years, and I can say that I'm still in a survival stage right now. And running a business in India is very difficult. फैमिली बिजनेस में नहीं तो प्रॉब्लम है, और फैमिली बिजनेस में है तो भी प्रॉब्लम है। मैंने कभी दिवाली या ऐसा कोई बड़ा फेस्टिवल मेरी फैमिली के साथ या मेरे डैड के साथ नहीं मनाया, बिकॉज जब भी दिवाली का समय होता है दुकान पे गिराकी का टाइम होता है। सो हमारे लिए दिवाली मतलब दुकान पे गिराकी है, डैड शाम को खुश आए घर पे, दैट्स इट, मतलब हमारा दिवाली हो गया। बिजनेस आपका सब चूस लेता है, आपका टाइम, आपका एनर्जी, फैमिली टाइम, योर फ्रेंड्स टाइम, योर पर्सनल टाइम, XYZ, आपके जितनी भी हॉबीज हो, जितने भी शौक हो, सब आपको मारने पड़ते हैं। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी XYZ चैलेंजेस हो, वी हैव टू लीव दैट आउटसाइड द डोर। अंदर आके बस एक हंसता हुआ चेहरा ही रखना है, दिमाग बहुत शांत रखना है, एकदम ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा रखना है। इंडिया इज अ रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल। ये लाइन सुनकर मुझे हेट मत कीजिए, ये लाइन हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कही है। इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद अगर आपने बिजनेस सेटअप किया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया तो टैक्सेस है ना। फॉरेनर्स पहले आते थे इंडिया से, शादी की खरीदी करके जाते हैं। अभी क्या हो रहा है मालूम है? स्टॉप ओवर होता है दुबई। क्यों? इंडिया में माल खरीदा तो 15% गोल्ड ड्यूटी है, लेकिन दुबई से खरीदा तो अभी आप वैट दे दो और एयरपोर्ट पे रिफंड कर लो। यहाँ पे कोई वैट रिफंड का, GST रिफंड का सिस्टम नहीं है। और आप बताइए, आप शादी के लिए आएंगे तो कम से कम $25,000 की तो ज्वेलरी खुद के लिए खरीदेंगे। $25,000 पे 15% $3,750 ज्यादा दो, क्योंकि आप इंडिया में ले रहे हो और उसकी ड्यूटी आपको वापस नहीं मिलेगा। कौन खरीदेगा हमारे यहाँ से? भारत का मिडिल क्लास टैक्स के बर्डन के नीचे धंसता चला जा रहा है। जो लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो साल के 4 महीने तो सरकार के लिए काम करते हैं। और हाई टैक्सेस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें उस टैक्स के पैसों के बदले मिलता क्या है? अच्छी पुलिस, अच्छा गवर्नेंस, अच्छी सड़कें, अच्छा एजुकेशन बस एक सपना बनकर रह चुकी है। बिजनेस की बात करते हैं। सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स है 17%, UAE में 9%, भारत में इंडियन कंपनीज के लिए रेट है 25% और फॉरेन कंपनीज के लिए है 40%। ये टैक्स काफी हाई है। अभी पहले एक अकाउंटेंट से काम होता था, तो अभी उसके पीछे मेरे को 3 अकाउंटेंट बिठाने पड़ते हैं, प्लस मैं चार्टर्ड। सडनली कभी नोटिस आ जाता है, 2018 का कुछ नोटिस आ गया, और 2020 का कभी कुछ नोटिस आ गया कि ये मिस्टेक हुआ है, फाइलिंग में ये एरर हुआ है। पूरा तभी का फाइल सब निकालो, तभी का बिल सब निकालो, उसको गो थ्रू करो। इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, ये किधर से लाया, वो किधर से लाया, ये कैसे किया, वो कैसे किया। लेमैन के लिए एक हमेशा चैलेंज रहता है, उसे डर लगता है अगर एक लेटर आ गया तो। आज एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अगर वो हक से बिजनेस कर रहा है और टैक्स पे कर रहा है तो वो लेटर आने से डर क्यों लगता है? बिजनेसमैन हूँ यार, बिजनेस करने दो। टू बी रियली ऑनेस्ट, भारत में बिजनेस करना इसीलिए कठिन है क्योंकि हमारा एक बिजनेसमैन की ओर देखने का नजरिया गलत है। अगर कोई पैसे कमा रहा है, लीगल काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, जॉब जनरेट कर रहा है, तो उसे एनकरेज करना छोड़कर हम सोचते हैं कि उसे नीचे कैसे खींचा जाए। भारत ने गरीबी को ग्लोरीफाई करके रखा है और हर बिजनेस ओनर को एक विलन बनाया है। ऐसी ही इमेज बना दी है कि कोई पैसा कमा रहा है, इसका मतलब यही है कि वो कोई काला काम कर रहा है। भारत पावर्टी ट्रैप से तब तक नहीं निकल सकता जब तक हम पावर्टी माइंडसेट से नहीं निकल जाते। आज भारत में फोकस सिर्फ इसी बात पर होता है कि कैसे किसी को डिस्करेज किया जा सके। आज एक बिजनेसमैन बड़ा होने से डरता है क्योंकि पता नहीं कौन से कंप्लायंसेस उस पर आ जाए, कब इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। क्राइम का डर, डिपार्टमेंट का डर, कस्टम का डर, 80% ऑफ बिजनेस में यही हाल है। ये डर का माहौल क्यों? इस पूरे वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स की बातें की, लेकिन हमारे पूरे जर्नी में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने उम्मीद छोड़ दी। हाँ, अगर ऊपर कोई बैठा है साफ सुथरा आदमी, लेकिन उसके हाथ के नीचे या जो भी है, सेंटर से लेके स्टेट आ गया, स्टेट से फिर कॉर्पोरेशन आ गया, नीचे लेवल पे जो है वो अगर गंदगी साफ हो जाती है तो नथिंग लाइक दैट। ग्राउंड लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे बदलाव लाए और हम वो चीजें सिखाए जिससे बिजनेस ग्रोथ हो। और हर एक इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर है उसे ग्राउंड रियलिटी पे जाके काम करना पड़ेगा।
अगर कॉटन इंडस्ट्री है तो वो कैसे उसको बढ़ावा दे, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जब मीटिंग पीयूष जी के साथ होती है, सीतारमन जी के साथ होती है, उनके चेहरे पे प्रेशर दिखता है। वो ऑफिसर्स को पूछते ये काम कब तक होगा, तारीख दे मुझे। आज शिप्स के अंदर इन लोग ने एक फैसिलिटी सेंटर खोला शिप्स के लिए और आउट ऑफ शिप्स के लिए। मुझे याद है पीयूष जी ने वो मीटिंग में पूछा था ये कब तक होगा और मुझे तारीख चाहिए। हेड ऑफ कस्टम्स को जो 6 महीने तक लगा रहा, बोला मेरे को 2 महीने में होना चाहिए और सिर्फ 3 महीने में खुल गया। और गवर्नेंस विद ट्रांसपेरेंसी, ऑफिसर्स विद ट्रांसपेरेंसी। मैं मायूस नहीं हूं, ना उम्मीद हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन जरूर आएगा कि एक यंग पीढ़ी आएगी, एक नई एक सोच आएगी। वक्त लगेगा। अनिल कपूर की शायद मूवी भी आई थी नायक, तो अनिल कपूर जो कर सका ना, वो हर चीज मैं करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है भारत में बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम्स है और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर इंडियन मिडिल क्लास अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के पीछे भगाना छोड़कर खुद के पैरों पर खड़े होने का हौसला दे, अगर देश में सड़कें बने, इलेक्ट्रिसिटी का, लेबर का, लैंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अगर भारत का टैक्स एक बर्डन ना लगे, अगर ब्यूरोक्रेट्स लोगों को ब्लैकमेल करना छोड़कर सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करें, तो जस्ट इमेजिन देश कहां से कहां पहुंच सकता है। इन सारे प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करके ईमानदारी से हर रोज अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हर हसलिंग बिजनेसमैन को हमारा सलाम। एंड दैट्स द रीजन व्हाई I love India.